नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी मोटे राम जी शास्त्री। पंडित मोतेराम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में अपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज आंदोलन के दिनों में भी अपने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी। मगर जब इतनी उछल कूद पर उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा तो अंत में अपनी एक नई तदबीर सोची। घर जाकर धर्म पत्नी जी से बोले, इस बूढ़े तोते को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। इतने दिनों विद्या दान देने का क्या फल मिला जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं। धर्म पत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए। मोटेराम, तुम्हें जब देखो पेट की फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा विरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न मिलते हो, और चाहे कोई निंदा करे पर मैं परोस लिए बिना नहीं जाता हूँ। आज ही सब यजमान मरे जाते हैं, मगर जन्म भर पेट ही जिलाया तो क्या किया। संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है। स्त्री ने आश्चर्य से कहा, वैद्य बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है? मोटेराम जी, वैधक पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। दो चार सीधे साधे लटके हैं, बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे भृगनाचार्य बूढ़ा लगा लूंगा। कौन पूछे जाता है तुम भीष्माचार्य हो या नहीं। किसी को क्या गरज पड़ी है जो मेरी परीक्षा लेते फिरे। एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूंगा, उस पर शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। दो चार पैसे का हऊ बहेरा आंवला कूट कर छान कर रख लूंगा। बस इस काम के लिए इतना समाप्त पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो वैद्य की कैसे चलती है। स्त्री, लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी। मोटेराम जी, फायदा न करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वह मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो मर नहीं जाते। मेरा यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाते पर ही अच्छे हो जाते हैं। वैद्यों को बिना माँ से यश मिलता है। 5 रोगियों में एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा। शेष 4 जो मरे गए वो मेरी निंदा करने थोड़े ही आवेंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं। लेख लिखना मुझे आता नहीं है, कविता बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर 2-4 लेख लिख दूंगा। उसमें जहाँ तहाँ 2-4 कविता भी जोड़ दूंगा और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। यह न समझो कि मैं इतने दिनों केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी। न अब वह अभिलाषा ही है। पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनाने भी तो नहीं आती है। कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेंगे? दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो। मोटेराम जी, प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो। अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक भी आवश्यकता नहीं कि वैद्य की चुटकी की राख ही रस है, भस्म है, रसायन है।
बस आवश्यकता है कुछ ठाठ बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशियाँ बोतलें हो, उसके सिवा और कोई चीज की दरकार नहीं। और सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तुम देख लेना, अलंकारों का मुझे जितना ज्ञान है यह तो तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेश पा सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं छिली। 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे यहाँ आया करेंगे। बस वही मेरे दल्ला होंगे। उन्हीं की मार्फत मेरे पास रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से बैठक करूंगा। तुम देखती तो जाओ। स्त्री ने अविश्वास भाव से कहा, मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जाए। न इधर के रहोगे न उधर के। तुम्हारे भाग में तो लड़के पढ़ाना लिखा है और चारों ओर से ठोका खाकर फिर भी तुम्हें तोते रटाने पड़ेंगे। मोटे राम जी, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? स्त्री, इसलिए कि तुम वहां भी धूर्तता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते, बक क्या बना सकते हो? तुम लीडर न बन सके, न बन सके, सिर पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनोगे? मोटे राम जी, आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आवेगा? स्त्री, किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? जहाँ 2-4 सुंदर कविता सुना दोगे वह खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मारेगा। वैधक का ढोंग क्यों रचते हो? मोटे राम जी, मुझे ऐसे ऐसे गुरु मालूम है जो वैद्यों के बाप दादों को भी न मालूम होंगे, और सभी वैद्य 1-1 2-2 रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूंगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि यह कोई बड़े वैद्य है, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती? स्त्री को अब की कुछ विश्वास आया। बोली, इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की है, मगर यह समझ लो तुम्हारा यह रंग न जमेगा। किसी दूसरे शहर में चलना पड़ेगा। मोटे राम जी हंसकर, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना। साल भर में वह थाक बांध दूंगा कि सारे वैद्य गर्द हो जाए। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं। मैं रोगी को 2-3 बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही न करूंगा। कहूंगा, मैं जब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति न पहचान लूं उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो कैसी रहेगी? स्त्री की बाछें खिल गई। अब मैं तुम्हें मान गई, अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, मगर गरीबों के साथ यह मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। साल भर गुजर गया। भीष्माचार्य पंडित मोटे राम जी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी उन्हें कविता सुनाते, हंसाते और बलकराक औषधियाँ खिलाते, और वह रईसों में जिन्हें पुष्टिकारक औषधि की विशेष चाह रहती है उनकी तारीफों के पुल बांधते। साल ही भर में वैद्य जी का वह रंग जमा कि वह शायद गुप्त रोगों के चिकित्सक लखनऊ में मात्र ही बचे थे। गुप्त रूप से चिकित्सा भी करते। विलासिनी विधवानियों और शौकीन आदर्शी रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने समझते ही न थे, मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती थी कि रानियों के झमेले में न फंसे, नहीं कि दिन में पछताओगे। मगर भावी तो होकर ही रहती है, कोई लाख समझावे बुझावे। पंडित जी के उपासकों में बिहरल की रानी भी थी। राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था। रानी साहिबा न जाने किस जिन रोग से ग्रस्त थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में
5-5 बार जाते। रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिए भी देर हो जाती तो बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी। जब पंडित जी ने खूब केचुएल बदल ली, तंबेर की अर्चन पहनते, बनारसी सफा बांधते और पंप जूता डालते, मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दनादन करते थे। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर रख दिया। रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती, मगर चर्चे जफाफार और षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पंडिताइन रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ में उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे कि इनसे में कई आदमी सोटे लिए हुए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी भागकर दूसरे कमरे की शरण ली और किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगे। यो तो पंडित जी दमखम के आदमी थे, एक गुप्ती सदैव साँख रखते थे, पर जब धोखे में कई आदमियों ने धर दबाया तो क्या करते। कभी उसका पैर पकड़ते, कभी उनका हाय हाय का शब्द मुंह से निकल रहा था, पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया न आती थी। एक आदमी ने एक लात जमा कर कहा, इस दुष्ट की नाक काट लो। दूसरा बोला, इसके मुख में कालिक और चूना लगाकर छोड़ दो। तीसरा, क्यों वैद्य जी महाराज, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या मुंह में कालिक लगवाओगे। पंडित भूल कर भी, नहीं सरकार, हाय मर गया। दूसरा, आज ही लखनऊ से रफरैट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा। पंडित, सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, आप यहाँ मेरी सूरत न देखेंगे। तीसरा, अच्छा भाई, सब कोई से 5-5 लाते लगाकर छोड़ दो। पंडित जी, अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो। चौथा, तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो। पंचलत्ती पड़ने लगी, धराम धराम की आवाजें आने लगी। मालूम होता था नगारे पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज निकलती थी, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो। पंचलत्ती पूजा समाप्त हो गई, पर लोगों ने मोटेराम जी को घसीटकर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दे दी कि प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा। मोटेराम जी लंगड़ाते कराहते लकड़ी टेकते घर में गए और धराम से गिर पड़े, चारपाई पर गिर पड़े। स्त्री ने घबराकर पूछा, कैसा जी है? अरे तुम्हारा क्या हाल है? हाय हाय, यह तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया? मोटेराम, हाय भगवान, मर गया। स्त्री, कहाँ दर्द है? इसी मारे कहती थी, बहुत रबड़ी न खाओ, लवन भास्कर ले आऊं? मोटेराम, हाय दुष्टों ने मार डाला, इसी चांडालिनी के कारण मेरी दुर्गति हुई। मारते मारते सबों ने भुरकुस निकाल दिया। स्त्री, तो यह कहो कि पिटकर आए हो? हाँ पिटे हो, अच्छा हुआ। हो तुम लातों के ही देवता। कहती थी कि रानी के यहाँ मत जाया करो, मगर तुम सब कब सुनते हो। मोटे राम, हाय हाय रान, मुझे भी इसी दम कोसने की सूझी। मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। किसी से कह दे ठेला वेला लावे, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण न बचेंगे। स्त्री, नहीं, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी कुछ दिन और यहाँ की हवा खाओ। कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे। हाँ नहीं तो वैद बनने की सूझी, बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर नहीं भूलोगे। रानी कहाँ थी? तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा न की। पंडित, हाय हाय, वह चुड़ैल तो भाग गई उसी के कारण। क्या जानता था कि यह हाल होगा, नहीं तो उसकी चिकित्सा ही नहीं करता। स्त्री, हो तुम तकदीर के खोटे, कैसी वैद की चल गई थी, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश कर दिया। आखिर फिर वही पढ़ौनी करना पड़ेगी। तो तकदीर के खोटे। प्रातःकाल मोटेराम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर अवसाद लद रहा था।
मित्रों में से एक भी नजर न आता था। पंडित जी बड़े कराह रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।